एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्माकोलॉजी के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और यहाँ पर देखिए, ये वीडियो यहाँ पर एक हिसाब से आप कह सकते हो कि फार्माकोलॉजी की एक बहुत ही शॉर्ट रिवीजन होने वाला है, जिसमें यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर आपको देखने को मिलेंगे 2 मार्क्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन बन गए हैं। एक एक यूनिट में 15-15, 20-20 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। तो देखिए, अगर आप ये वीडियो मान लीजिए आपने फार्माकोलॉजी पढ़ ली है, उसके बाद देख रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा उस केस में, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का एक शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देखने आए, तो देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट चलने वाले हैं, क्योंकि लगभग हमने सारे टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड करे हुए हैं, तो सबको डिटेल में नहीं समझा सकते। तो कुछ चीज़ों को हम जल्दी जल्दी समझाएंगे। ठीक है, समझाएंगे सारी चीज़ें। तो अगर आप बहुत ही कैची हो तो आप लोग तब भी कैच कर सकते हो, अगर आपने कुछ भी नहीं भी पढ़ा है। बट रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप पहले जो है सारे वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे इस 2 मार्क्स को देखिए। बाकी इसकी पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। सॉरी, वेबसाइट में थोड़ा सा इशू आ गया था पिछली बार, इसीलिए पीडीएफ नहीं डाउनलोड हो पा रही थी, वेबसाइट नहीं ओपन हो रही थी। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। बाकी इन सारी बातों के साथ हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पे यूनिट बना जाता है। तो यूनिट 1 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आप लोग यहाँ पे सिंपली समझिए, फार्माकोलॉजी का मतलब है यहाँ पर कि जो हमारी दवा है, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे उसके बारे में स्टडी करनी है, अपनी ड्रग्स के बारे में, कि ड्रग्स हमारी बॉडी में कैसे जो है अपना एक्शन शो करती है। तो यहाँ पे देखिए 2 चीज़ होती है। एक तो होता है कि जब हमारी ड्रग यहाँ पे बॉडी में जाती है, थोड़ा सा समझिएगा कि हम लोगों ने ड्रग को बॉडी में जब इंटेक किया, ठीक है, तो हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या चीज़ें करती है। ठीक है, हमारी बॉडी ड्रग को किस तरीके से अपने अंदर जो है कह सकते हो एब्जॉर्ब करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, कैसे हमारी बॉडी में जो है ड्रग ट्रैवल करती है। तो बॉडी कह सकते हो, बॉडी में जब ड्रग गई तो बॉडी ने ड्रग के साथ क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं किसके अंदर, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। सिंपल सी बात है, ठीक है, कि हमारी बॉडी में ड्रग का मूवमेंट, देखिए काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट से होता है कि बॉडी में ड्रग का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, बॉडी किस तरीके से ड्रग को अपने अंदर मूव करवा रही है, वो सारी चीजें हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आ जाती है। और एक बार देखिए, जब हमारी ड्रग बॉडी के अंदर गई, तो ड्रग ने यहाँ पे बॉडी के साथ क्या चेंजेस किए, बॉडी को कैसे ठीक किया, बॉडी के साथ, बॉडी के फंक्शंस के साथ उसने क्या छेड़छाड़ करी, यानी कि अब यहाँ पे ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या क्या कर रही है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं अपने फार्माकोडायनामिक्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है कि फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करती है। अब इसके अंदर 4 चीजें आ जाती हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब कि जो दवा है, सबसे पहले हमारी बॉडी में दवा जो है एब्जॉर्ब होती है, यानी हमारी ब्लड में जाती है। उसके बाद वो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी पूरी बॉडी में हमारी दवा जो है अलग अलग पार्ट में जाती है। ठीक है, जहां पे उसको एक्शन करना होता है वहां भी जाती है, और कुछ अननेसेसरी जगहों पर भी जाती है। और इसके अलावा देखिए, जब हमारी दवा ने अपना एक्शन शो कर लिया, तो ठीक है, तो उसके बाद हमारी बॉडी जो है ड्रग का मेटाबॉलिज्म करती है। मेटाबॉलिज्म कह सकते हो ड्रग को इनएक्टिव कर देती है। जैसे ड्रग ने जब अपना एक्शन शो कर दिया, तो उसको इनएक्टिव करना है, तो वो मेटाबॉलिज्म में होता है। और एक्सक्रीशन का मतलब है बॉडी से ड्रग का बाहर निकाल देना। तो ये सारी चीजें हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आ जाती हैं। फार्माकोडायनामिक्स का मतलब है कि हमारी ड्रग बॉडी के साथ क्या क्या करती है, वो सारी चीजें हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ड्रग कैसे अपना एक्शन शो करती है, कैसे वो अपना इफेक्ट शो करती है, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी फार्माकोडायनामिक्स के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। देखिए, जब भी हम लोग फार्माकोलॉजी की स्टडी यहाँ पे ह्यूमंस के अंदर करते हैं, तो वो हमारी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हो जाती है। फार्माकोलॉजी का जनरल सा मतलब है ड्रग का जो है बॉडी के अंदर एक्शन। अब वो ह्यूमन बॉडी हो सकती है, एनिमल बॉडी हो सकती है, लेकिन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम लोग बेसिकली ह्यूमन के बारे में बात करेंगे स्पेसिफिकली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फार्माकोथेरापेटिक्स। तो फार्माकोथेरापेटिक्स देखिए, इसका मतलब ये है कि किस तरीके से, देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे ये स्टडी करते हैं कि दवा आखिर कैसे, दवा जो है कह सकते हो किसी डिजीज को ट्रीट करती है, क्या क्या चेंजेस करती है, कैसे मैनेज करती है, उन सारी चीज़ों की स्टडी हमारी फार्माकोथेरापेटिक्स हो जाती है। बाकी देखिए, इसके अंदर हम लोग ये भी जो है चीज़ें देखते हैं कि हम लोग कैसे जो है सही दवा जो है, सही डोज और सही ट्रीटमेंट प्लान चूज करते हैं, ताकि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिले और मिनिमल साइड इफेक्ट देखने को मिले, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी दवाओं का साइड इफेक्ट भी कभी कभी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन आता है एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। देखिए, एसेंशियल ड्रग का मतलब है कि हमारी वो दवाएं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, यानी कि देखिए मान लीजिए आप ऐसा समझिए कि ऐसी बीमारियां जो कि लगभग हर किसी को होती रहती हैं। अब जैसे एक बात माने कि बुखार है, ठीक है, तो बुखार किसी को भी आ सकता है, ठीक है, तो बुखार को ट्रीट करने के लिए हमारी सबसे फेमस दवा कौन सी है, पैरासीटामोल।
तो पैरासीटामोल ना एक टाइप की हमारी एसेंशियल ड्रग है, मतलब ये हमारी वो ड्रग है जो कि ऐसे तो बहुत मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स के थ्रू कंज्यूम करी जाती है। तो वो जो हमारी सारी ड्रग की जो लिस्ट होती है, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, यानी कि ये हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे कह सकते हो प्रियोरिटी हेल्थ केयर नीड्स को जो है सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे कह सकते हो पीपल्स के थ्रू यही ड्रग हमारी कंज्यूम करी जाती है। और ये दवाएं लगभग कह सकते हो सबके पास अवेलेबल होनी ही चाहिए, मतलब सारे मेडिकल स्टोर्स वगैरह पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ओरल रूट। अब देखिए ओरल रूट का मतलब है जब भी हम लोग दवा अपने माउथ से कंज्यूम करते हैं, मुंह से, ठीक है। तो अब देखिए माउथ से जब हम लोग यहाँ पे कंज्यूम करते हैं तो हमारी दवा क्या होती है कि भाई हमारे माउथ में जाती है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई टैबलेट है, ठीक है, तो टैबलेट जब हम लोग माउथ में लेते हैं तो माउथ से कंज्यूम करने के बाद क्या होता है, सबसे पहले टैबलेट अंदर जाके जो है कह सकते हो डिसइंटीग्रेट होती है। डिसइंटीग्रेट मतलब कि वो टूटती है, ठीक है, और टूटने के बाद वो हमारी बॉडी में डिजॉल्व होती है, और डिजॉल्व होने के बाद वो हमारी बॉडी में जो है एब्जॉर्ब होती है। तो ये सारे स्टेप्स हमारे माउथ के अंदर होते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि लिमिटेशन इसका क्या है कि ये बहुत ही स्लोवर होता है, क्योंकि भाई देखिए सबसे पहले दवा जाएगी, डिसइंटीग्रेट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिजॉल्व होगी, तब जाके कहीं वो एब्जॉर्ब होगी, और जब तक दवा एब्जॉर्ब नहीं होती है तब तक उसका एक्शन हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका एक लिमिटेशन हो जाता है। उसके बाद देखिए भाई कोई अनकॉन्शियस यानी कि भाई किसी को होश ही नहीं है तो उसको आप यहाँ पे माउथ से दवा नहीं दे सकते हो। उसके बाद कुछ कुछ केस में ऐसी जो हमारी बहुत ही कड़वी दवाएं होती हैं वो नोजिया और वोमिटिंग मतलब कि उल्टी वगैरह भी हो सकती है। और इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, देखिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि देखिए जैसे कोई भी दवा है, ठीक है, तो कोई भी दवा क्या होता है कि दवा जैसे सबसे पहले हमारी ब्लड में जाती है, तो ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, ब्लड में जब हमारी दवा जाती है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ड्रग का एब्जॉर्प्शन। अब होता क्या है, देखिए जब हमारी दवा जो है ब्लड में जाएगी, ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, तो ब्लड में जब हमारी ड्रग जाएगी तभी उसका एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी कुछ दवा हमारी जो है ब्लड में पहुंचने से पहले ही क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये चीज भी हमें जो है ओरल रूट में देखने को मिलती है। देखिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 100 mg ड्रग ली, ठीक है, और उसमें से मान लीजिए कि 40 mg जो ड्रग है वो हमारी ब्लड में जाने से पहले ही क्या हो गई, हमारी बॉडी में कह सकते हो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, मतलब कि मेटाबोलाइज हो गई। तो यहाँ पे इस चीज को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और हमारी ब्लड में कितनी पहुंची, ब्लड में हमारी 60 mg ही पहुंची। तो ये प्रोसेस होती है हमारी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये हमें जो है अपने ओरल रूट में देखने को मिलता है। बाकी देखिए इसके एडवांटेज क्या होते हैं भाई कि हमारा कह सकते हो बहुत ही मोस्ट कॉमन है, ठीक है, बहुत ही कन्वीनियंट है, मतलब कि बहुत इजीली यहाँ पे हर पेशेंट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है, और सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में दवाएं दी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैरेंटल। देखिए पैरेंटल का मतलब है हमारे यहाँ पे इंजेक्शन से, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू हमारी जितनी भी दवाएं दी जाती है वो हमारी पैरेंटल रूट में आ जाती हैं। अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, ये सारे हमारे यहाँ पे जो है वर्ड मतलब टाइप्स आ जाते हैं। एगोनिस्ट, एगोनिस्ट देखिए क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है कि एक चीज आप लोग समझिए कि कोई भी दवा है, ठीक है, कोई भी दवा है तो वो अपना एक्शन कब शो करती है, वो अपना एक्शन तब शो करती है जब वो यहाँ पे अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है। तो एक चीज यहां पे समझिए कि जो हमारी ड्रग होती है ना, तो जब वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है ना तो क्या होता है, वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। और जब रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो जो भी फंक्शन हमें चाहिए होते हैं, मतलब कि दवा का जो भी काम होता है वो दवा नहीं करती है, वो करती हमारी बॉडी ही है। बस वो करती क्या है कि वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर होते हैं उनको एक्टिवेट कर देती है। तो देखिए ये जो दवा है ना, यही इसी को हम लोग बोलते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का कुछ नहीं, एगोनिस्ट का सिंपल सा मतलब है हमारा वो सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी में जाके हमारे रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। तो कौन करता है भाई, हमारी दवा ही करती है, यानी कि ड्रग ही हमारी एगोनिस्ट होती है। बाकी ये हमारा क्या होता है, नेचुरल, यानी कि हमारी बॉडी में जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं उनको कॉपी करके अपना एक्शन शो करती है। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है पार्शियल एंड इनवर्स एगोनिस्ट। अब देखिए पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई दवा है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड हुई। अब मान लीजिए कि दवा है रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद मान लेते हैं कि एक इसका मान लेते हैं 100% इफेक्ट दे सकती है, लेकिन 100% की बजाय मान लीजिए अगर इसने सिर्फ 20% या फिर 30% इफेक्ट ही दिया तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। यानी कि देखिए इसमें दवा जो है रिसेप्टर को एक्टिवेट तो करती है लेकिन पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, बहुत ही कम रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। और इनवर्स एगोनिस्ट में क्या होता है, इनवर्स एगोनिस्ट का मतलब है कि जस्ट उल्टा रिस्पॉन्स, यानी कि मान लीजिए कोई दवा हम लोगों ने जो है, मान लीजिए कि कोई दवा हम लोगों ने दी, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, और उसने क्या किया, उसने ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, यानी कि जस्ट उल्टा रिस्पॉन्स कर दिया। यानी कि वो क्या हुआ, वो भी जाके रिसेप्टर से बाइंड तो हुई लेकिन उसने जस्ट उल्टा रिस्पॉन्स कर दिया। तो इस चीज को बोलते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। नेक्स्ट हमारा आता है टैकीफाइलैक्सिस। अब देखिए टैकीफाइलैक्सिस का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ दवाएं होती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक दवा आप लोगों ने एक पेशेंट को दी, अब उसने पहली बार तो काम कर दी, जैसे मान लीजिए कि आपने एक पेशेंट को जो है हार्ट ब्लड
ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवा दी, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, और उसने पहली बार जब दवा खाया तो उसका काम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, लेकिन जैसे उसने दूसरी बार दवा खाया उसको कोई असर ही नहीं हो रहा है, यानी कि जो दवा है बहुत ही शॉर्ट टाइम में कह सकते हो काम करना ही बंद कर देती है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे टैकीफाइलैक्सिस। बाकी नेक्स्ट हमारा आता है आइडियोसिंक्रेसी और एलर्जी। तो देखिए आइडियोसिंक्रेसी का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक दवा है, अब वो बहुत से लोगों में, ठीक है, मतलब कि ज्यादातर 90% लोगों में वो दवा जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है। जैसे कि मान लीजिए ब्लड प्रेशर कम करने वाली एक दवा है जो कि 90% लोगों में ब्लड प्रेशर कम कर दे रही है, लेकिन कुछ 10% लोग ऐसे हैं जिनमें वो काम ही नहीं कर पा रही है, फिर कुछ अलग काम कर दे रही है, कुछ साइड इफेक्ट कर दे रही है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी, मतलब कि इसमें हमारे कुछ बहुत ही ऐसे लिमिटेड से लोग होते हैं जिन पे जो दवा है वो अपना अनयूजुअल या फिर अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स जो है शो कर देती है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। बाकी नेक्स्ट हमारा एलर्जी। एलर्जी में देखिए क्या होता है, एलर्जी में होता है ये कि जैसे आपको पता है हमारी बॉडी में होता है इम्यून सिस्टम, और ये इम्यून सिस्टम ही हमारी बॉडी को हर चीज़ से बचाने का काम करता है, ठीक है। अब बचाता कैसे, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई वायरस आ गया तो ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, इस वायरस को पकड़ के और इसको यहाँ पे किल कर देता है, ठीक है, इस पे अटैक कर देता है। लेकिन देखिए इन सारी प्रोसेस में क्या होता है कि थोड़ा बहुत हमारी बॉडी को भी डैमेज होता है, लेकिन वो रिपेयर हो जाती है ओवरऑल। तो इसी तरीके से देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, अगर ये हमारी ड्रग को, ठीक है, अगर हमारी ड्रग पर ही अटैक करना चालू कर दे, भाई देखिए कोई दवा हम लोग क्यों खा रहे हैं, अपनी बॉडी को सही करने के लिए, लेकिन मान लीजिए कोई दवा हम लोगों ने खाई, अब ये इम्यून सिस्टम क्या है, इसको जो है एक वायरस या फिर कह सकते हो एक गलत मतलब फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहा है, तो यहाँ पे इस ड्रग पे ये अपना जो है कह सकते हो अटैक कर देगा, और अटैक कर दिया तो इस चीज़ से क्या होगा, हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलर्जी, यानी कि किसी चीज़ से हमें एलर्जी हो जाना। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा ड्रग। तो देखिए ड्रग क्या होता है, ड्रग मतलब कि हमारा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जब भी हम लोग उसको बॉडी में लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के साथ चेंजेस करता है, ठीक है। अब देखिए ड्रग हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स करे, ड्रग मतलब कि साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और हमारा रिक्वायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट भी शो कर सकता है। तो ड्रग का मतलब कि प्रिवेंट, डायग्नोस या फिर ट्रीट डिजीज, यानी कि कह सकते हो किसी भी दवा बीमारी को जो है प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए या फिर उसको ट्रीट करने के लिए जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे अपनी बॉडी में लेते हैं जो कि हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के थोड़ा बहुत चेंजेस करके हमारी बॉडी को ठीक करती है, वो हमारी होती है ड्रग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा आता है एनलिस्ट वेरियस मेथड्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब देखिए ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो हमारी दवा है, ठीक है, जब हम लोगों ने यहाँ पे उसको खाया तो वो किस तरीके से हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस चीज को बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। देखिए एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि दवा का ब्लड में पहुंचना। तो देखिए ब्लड में पहुंचने के लिए ना दवा को क्या है भाई, ब्लड में पहुंचना है दवा को, तो ब्लड मेम्ब्रेन यानी कि देखिए जो हमारा ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके तो ब्लड के अंदर पहुंचेगी। तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो हमारे हो जाते हैं वेरियस मेथड्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन या फिर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। अब इसके अंदर पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे टाइप्स हैं और इनको आप प्लीज जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे देखिए मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे ये हमारी कोई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसके एक तरफ मान लेते हैं कि हमारी ड्रग की बहुत ही हाई कंसंट्रेशन है, मतलब कि ड्रग बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, और एक तरफ बहुत ही कम अमाउंट में है। तो इस केस में क्या होगा कि ड्रग हमारा बहुत ही इजीली जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप मूव होगी, मतलब जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से कम की तरफ जो है अपने आप जाना शुरू कर देगी, हमें इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, और इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है मूवमेंट फोर्स होती है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जो है कह सकते हो कितना ज़्यादा चेंज है, मतलब कि एक तरफ कितना ज़्यादा है, एक तरफ कितना कम है। तो ये जितना ज़्यादा होगा, मतलब कि इन दोनों के बीच में जितना कह सकते हो रेशियो जितना ज़्यादा होगा, एक तरफ जितनी ज़्यादा होगी दूसरी तरफ जितनी कम होगी, उतनी तेज हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये मूवमेंट कब तक होता है, जब तक दोनों तरफ हमारी ड्रग बराबर ना हो जाए। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई ड्रग है, एक तरफ वो लो कंसंट्रेशन में और एक तरफ हाई है, और अगर लो से हाई की तरफ मूवमेंट करना चालू कर दे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए ये ना अपने आप कभी नहीं होता है, इसके लिए हमें जो है एटीपी देनी पड़ती है, ठीक है, तो इसके लिए हमारा एटीपी रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एंडोसाइटोसिस। अब देखिए एंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई हमारी सेल है, ठीक है, अब अगर वो सेल जो है क्या है कि मान लीजिए सेल है, ये हमारी ड्रग है, ठीक है, अगर ये सेल हमारी ड्रग को निगल ले, इंगल्फ कर ले, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। मतलब देखिए इसने क्या किया, इसने जो है दवा को कुछ इस तरीके से पहले अपने अंदर लिया, फिर यहाँ पे अपने अंदर जो है इंगल्फ कर लिया, निगल लिया, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब ये हमारा दो टाइप का होता है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगो मतलब कि मान लीजिए दवा अगर हमारी सॉलिड है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, अगर दवा हमारी लिक्विड है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए बायो अवेलेबिलिटी का सिंपल सा मतलब ही है
कि जो दवा हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, उसका कितना अमाउंट हमारी ब्लड में पहुँच रहा है, उस चीज़ को बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 100 mg दवा खाई, ठीक है, और लेकिन हमारी ब्लड में कितनी पहुँची, हमारी ब्लड में पहुँची सिर्फ और सिर्फ 80 mg, तो हमारी दवा की बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी, 80%। अगर वही मान लीजिए कि 90 mg पहुँच जाए तो 90% हो गई, और अगर मान लीजिए 100 mg खाई और 100 mg ब्लड में पहुँच गई, तो इसका मतलब ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी हमारी 100% है। अब देखिए बायो अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी ड्रग का इफेक्ट उतना अच्छा हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो इसको हम लोगों ने देखा है कि हमारी दवा क्या है, हमारे ब्लड में पहुंचने से पहले ही थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है कह सकते हो इनएक्टिव फॉर्म में मेटाबोलाइज हो जा रही है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब देखिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा होगा बायो अवेलेबिलिटी उतनी कम होगी। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, देखिए जब हमारी दवा यहाँ पे ब्लड में जाती है तो ये जो ब्लड है ना, तो इस ब्लड में क्या होता है, इस ब्लड में हमारे कुछ प्रोटीन्स हमें देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब होता क्या कि मान लीजिए कि हमारी 60 mg दवा हमारी ब्लड में आई, अब होता क्या है ना कि इस 60 mg से मान लीजिए कि 20 या 30 mg क्या होता है कि इस प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है, और जब तक ये बाइंड है ना तब तक ये इनएक्टिव हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो कह सकते हो जो हमारी ड्रग है, ठीक है, वो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन, और इसमें कौन कौन से होते हैं, एल्बुमिन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ये सारे हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के टाइप है। इनके साथ जब दवा हमारी बाइंड हो जाती है तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे जब भी हम लोग कोई दवा हम लोग यहाँ पे खाते हैं तो वो क्या होता है भाई, वो हमारी पूरी बॉडी में जाके डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। जैसे हम लोगों ने कोई दवा खाई तो ऐसा नहीं है कि वो दवा किसी स्पेसिफिक पार्ट में है। जैसे मान लीजिए दवा आप लोगों ने खाई, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ब्लड से जो है पूरी बॉडी में फैल जाती है। तो हमारी दवा कह सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छे से हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी देखिए ये एक रियल कह सकते हो फिनोमेना नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। बाकी इससे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि कोई दवा वो हमारी बॉडी में कितनी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है एंजाइम इंड्यूशन एंड एंजाइम इनहिबिशन। अब देखिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में जो हमारी ड्रग है वो हमारी एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब इस मेटाबॉलिज्म को करने के लिए हमें जो है कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब यही एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम जो है दवा को एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं। अब देखिए एंजाइम इंड्यूशन का मतलब है एंजाइम की एक्टिविटी का बढ़ जाना, यानी कि एंजाइम जो है एंजाइम की पावर्स बढ़ गई या फिर एंजाइम के नंबर्स बढ़ गए हैं। तो देखिए अब अगर एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ेगी इसका मतलब क्या होगा कि हमारी दवा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए एंजाइम इंड्यूशन का मतलब है कि हमारे जो है जब भी कोई हम लोग कोई ऐसी ड्रग यहाँ पे लेते हैं जो कि हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंजाइम इंड्यूशन। अब देखिए इसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, मतलब कि जो हमारी दवा है वो बहुत जल्दी मेटाबॉलाइज होना स्टार्ट हो जाती है। अब एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, जस्ट अपोजिट, यानी कि इसमें क्या होता है कोई दवा यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है। तो देखिए अब एंजाइम कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म भी यहाँ पे स्लो हो जाएगा, ठीक है, और हमारी दवा जो है ज़्यादा टाइम तक हमारी बॉडी में अवेलेबल रहेगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे क्लियरेंस आ जाता है। देखिए क्लियरेंस का सिंपल से यहाँ पे कह सकते हो एक डेफिनेशन हो जाती है कि कितने टाइम में, ठीक है, मतलब कह सकते हो कि थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव्ड इन यूनिट टाइम। मतलब कि ये हमारा वो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा होता है जिसमें यूनिट टाइम में ड्रग हमारी कंप्लीटली रिमूव हो जाती है, ठीक है। बाकी ये हमारा फॉर्मूला है, थोड़ा सा डीप टॉपिक है, इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा डिटेल में। प्लाज्मा हाफ लाइफ की बात करें तो मान लीजिए कि एक टाइम है, ठीक है, एक टाइम है जब हमारी दवा जो है ब्लड में 100 mg है। अब इस दवा को, ठीक है, ब्लड में 100 से 50 mg यानी कि अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, तो वही टाइम हमारा हो जाता है हाफ लाइफ, ठीक है। तो बस ये हमारा सिंपल सा हाफ लाइफ हो गया और यहाँ पे यूनिट 1 खत्म होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने यूनिट 2 के बारे में। तो यूनिट 2 हमारा हो जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड ड्रग एक्शन। देखिए नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड मतलब है कि यहाँ पे जो हमारी दवा है, ठीक है, जैसे एक चीज आप लोग समझिए, ज्यादातर जो दवा है वो यहाँ पे अपना एक्शन शो करती है जब वो अपने किसी रिसेप्टर पे बाइंड होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी दवाएं होती है जो बिना रिसेप्टर पे बाइंड हुए अपना एक्शन शो करती हैं। तो जो नॉन रिसेप्टर मेडिएटेड एक्शन होते हैं उनके अंदर हमारा जो है बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं, जैसे कि कुछ कुछ हमारा फिजिकल एक्शन होता है, केमिकल एक्शन, एंजाइम्स, आयन चैनल्स। अब इनके बारे में डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। बाकी देखिए जब भी हमारी दवा रिसेप्टर से बाइंड होती है तो रिसेप्टर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि हमारा जी प्रोटीन, आयन चैनल, जैक स्टैट, एंजाइमेटिक, न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो ये सारे हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के रिसेप्टर हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ जैक स्टैट इन जैक स्टैट सिग्नलिंग। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
एक हमारा रिसेप्टर होता है जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर। अब देखिए इसमें होता क्या है, देखिए इसमें स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे कह सकते हो दो रिसेप्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है, थोड़ा समझिएगा, दो रिसेप्टर होते हैं और यहाँ पे होता क्या कि हमारी दवा आके बाइंड होती है। अब देखिए ये जो रिसेप्टर है ना, इस रिसेप्टर पे हमारे कुछ टायरोसिन के जो है रेसिड्यू देखने को मिलते हैं, मतलब टायरोसिन जो है अमीनो एसिड यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जैसे ये दवा यहाँ पे बाइंड होती है तो होता क्या है, ये रिसेप्टर यहाँ पे पास पास आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्या है, रिसेप्टर दूर दूर है, लेकिन जैसे ही दवा आके बाइंड हुई, ड्रग आके बाइंड हुई, रिसेप्टर पास पास आ गए। अब जैसे ही रिसेप्टर पास पास आते हैं ना, तो होता क्या है, यहाँ पे हमारे एक होता है हमारा जैक, ठीक है, तो हमारी बॉडी में एक हमारा जैक देखने को मिलता है, इसको जैनस काइनेस बोलते हैं, ठीक है, हमारा एक टाइप का प्रोटीन होता है। तो ये हमारा आके जो है रिसेप्टर से जो है बाइंड हो जाता है, क्या होता है, रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। और जैसे ये आके बाइंड होता है ना, तो ये क्या करता है, ये टायरोसिन को जो है फॉस्फोराइलेट करा देता है, मतलब कि इस पे फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करा देता है। और जैसे ही यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप पे अटैच होता है, तो यहाँ पे हमारी बॉडी में एक जो है स्टैट भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये स्टैट भी क्या होते हैं, दो स्टैट हमारा आके बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये दो स्टैट आके बाइंड होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन समझिएगा कि सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही दवा बाइंड होती है, रिसेप्टर पास आते हैं, जैसे रिसेप्टर पास आता है हमारा जैक आके इनसे जुड़ जाता है, जैक जैसे ही जुड़ता है ये हमारा टायरोसिन को फॉस्फोराइलेट कर देता है। जैसे ही टायरोसिन फॉस्फोराइलेट होता है, हमारा स्टैट आके जुड़ जाता है और इसके बाद इसका स्टैट का भी फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। और जैसे स्टैट का फॉस्फोराइलेशन होता है, होता क्या है, पहले तो स्टैट आके जुड़ा और उसके बाद फॉस्फोराइलेट हुआ, और फॉस्फोराइलेट होने के बाद क्या हुआ, ये दोनों अलग हो जाते हैं और अलग होकर आपस में जुड़ जाते हैं। और आपस में जुड़ने के बाद क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं, जब आपस में दो स्टैट जुड़ जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइमराइजेशन, यानी कि कह सकते हो डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। और जब इनका डाइमराइजेशन होता है ना, तो अब ये जाते हैं हमारी सेल के अंदर, सेल के अंदर कहां, न्यूक्लियस में जाते हैं, और न्यूक्लियस में जाके जो भी एक्शन शो करना होता है वो अपना एक्शन शो करते हैं। यानी कि देखिए दवा यहां पे बाइंड तो हो गई, लेकिन इसने अपना एक्शन कैसे शो किया, इसने अपना एक्शन शो किया अपने स्टैट के थ्रू, ठीक है। इसने दो स्टैट को जो है डाइमर के फॉर्म में बाइंड कराया, ठीक है, और फिर ये स्टैट न्यूक्लियस में गए और न्यूक्लियस में जाके जो भी रिस्पॉन्स था इन्होंने किया, तो ये हमारा हो जाता है स्टैट, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए जैक स्टैट बाइंडिंग में असली काम कौन कर रहा है, यही स्टैट ही तो कर रहा है, यही जो है डाइमर फॉर्म करता है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियस में जाता है और जो भी जीन एक्सप्रेशन होते हैं उनको रेगुलेट करता है, ठीक है, अपना जो भी एक्शन होता है शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। अब देखिए एक चीज आप लोग समझिए कि कोई भी बीमारी अगर आप लोग को है, ठीक है, तो एक जरूरत से ज्यादा दवा हमें नहीं खानी होती। जैसे आप लोग को पता है कि पैरासीटामॉल आप लोग खाते हो, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए नॉर्मली अगर बुखार होता है तो 500 mg ले लेते हो, और अगर थोड़ा ज्यादा होता है तो डोलो ले लेते हो जो कि 650 mg होती है। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको बुखार होगा तो आप लोग 3 4 5 गोली एक साथ खा लो, है ना, क्योंकि 5 गोली मान लीजिए आप लोगों ने खा ली तो कितना हो गया, 2500 mg। तो इतनी दवा आप लोग नहीं खा सकते, क्योंकि इतनी दवा अगर आप लोगों ने एक साथ खा ली तो वो आप लोग की बॉडी में जो है कह सकते हो साइड इफेक्ट जो है कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप का यही मतलब है कि एक बीमारी होने पर हमें कितनी डोज लेनी है किसी ड्रग की, ठीक है। तो वो जो एक रिलेशनशिप होती है डोज और रिस्पॉन्स की, वही होती है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। जैसे एक चीज आप लोग समझिए कि अगर आप लोग को बुखार है और अगर आप लोगों ने पैरासीटामॉल खाई तो कम से कम 500 mg तो आप लोग को चाहिए ही, तभी जाके वो अपना एक्शन शो करेगी। अगर उससे कम खाओगे तो हो सकता है आप लोग को बॉडी में एक्शन ही ना देखने को मिले, लेकिन अगर बहुत ज्यादा खा लोगे तब तो साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट को अवॉइड कैसे करते हैं और डिजायर्ड इफेक्ट को कैसे रीच करते हैं, वो सारी चीजें हमें डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में देखने को मिलती हैं। बाकी इसके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने थेरापेटिक इंडेक्स और सिनर्गिज्म के बारे में। अब देखिए थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है, देखिए हम लोग इसको थोड़ा डेफिनेशन से सीधे सीधे देखते हैं। इसका मतलब होता है हमारा यहाँ पे TD50 और ED50 का रेशियो। अब देखिए TD50 क्या होता है, TD50 का मतलब है मान लीजिए कि हमारे पास जो है एक दवा है, ठीक है, एक ड्रग है, और इसकी मान लीजिए कि हम लोगों ने मान लेते हैं कि 1000 mg, ठीक है, 1000 mg अगर हम लोगों ने जो है कह सकते हो 100 पेशेंट को दी, 100 पेशेंट को, ठीक है, तो 1000 mg देने पर 100 में से कम 50 पेशेंट में क्या हुआ, 50 पेशेंट में हमें जो है बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिले, मतलब उनको ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलने लगी। तो वो डोज जो कि कम से कम यहाँ पे 50% पॉपुलेशन में साइड इफेक्ट कॉज करे, उस डोज को बोलते हैं टॉक्सिक डोज, ठीक है, TD50। और मान लीजिए कि यही दवा, सेम दवा की मान लीजिए हम लोगों ने 1000 mg की बजाय 500 mg दी, ठीक है, और 500 mg देने पर मान लीजिए अभी अब फिर से हम लोगों ने 100 लोगों को दी, ठीक है, और 100 में से कम, ठीक है, कम से कम 50 लोगों में क्या हुआ, 50 लोग यहाँ पे ठीक हो गए। मतलब जिस बीमारी के लिए हम लोगों ने दवा दी थी तो उसमें से कम 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50 होने चाहिए। तो अगर कम से कम 50 लोग यहाँ पे किसी दवा की डोज को देने में ठीक हो जा रहे हैं तो दवा की वो डोज कहलाती है ED50। देखिए यहाँ पे डोज की बात हो रही है, यहाँ पे दवा की बात नहीं होती है। अगर वो डोज जो कि 50% पॉपुलेशन को ठीक कर दे वो होती है इफेक्टिव डोज, वो डोज जो कि कम से कम 50% पॉपुलेशन को जो है साइड इफेक्ट कॉज करे वो डोज होती है टॉक्सिक डोज, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया थेरापेटिक इंडेक्स और इन दोनों का रेशियो हमारा थेरापेटिक इंडेक्स होता है। सिनर्जिज्म की बात करें तो मान लीजिए आप लोग यहाँ पे कोई दो दवा ले रहे हो, ठीक है। मान लीजिए कि एक दवा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, और ये अपना 5% इफेक्ट शो करती है, और एक दूसरी दवा ये भी अपना मान लेते हैं 10% इफेक्ट शो करती है। अब अगर मान लीजिए इन दोनों दवा को आप लोगों ने एक साथ खा लिया और दोनों दवा को एक साथ खाने पर अगर जो इफेक्ट है वो यहाँ पे जुड़ जाए, ठीक है, 5 + 10 यानी कि लगभग 15% इफेक्ट देखने को मिल जाए, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिज्म। अब देखिए इसके अंदर दो टाइप होते हैं, एक होता है एडिटिव। एडिटिव का मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा कि अगर एक दवा 5% शो कर रही है, दूसरी 10, तो दोनों को हम लोगों ने मिलाया तो हमें 15% इफेक्ट देखने को मिला, तो ये होता है एडिटिव इफेक्ट। और एक होता है सुप्रा एडिटिव। सुप्रा एडिटिव का मतलब है कि मान लीजिए एक दवा अगर हम लोग अकेले खा रहे हैं तो 5%, और इसको दूसरी वाली को भी अकेले खा रहे हैं तो 10%, लेकिन जैसे हम लोगों ने इन दोनों को एक साथ खाया तो हुआ क्या कि यहाँ पे 15% की बजाय हमें 50% रिस्पॉन्स देखने को मिला। मतलब कि जितना ये अकेले अकेले कर रहे थे उससे ज्यादा रिस्पॉन्स देखने को मिला जब हम लोगों ने दोनों को मिला के खा लिया, तो ये इफेक्ट होता है सुप्रा एडिटिव, ठीक है। और ये दोनों हमारे सिनर्जिज्म के टाइप होते हैं। एंटागोनिज्म का मतलब होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पे कोई दो दवा लें और एक दवा जो है दूसरे दवा के एक्शन को कम कर दे, यानी कि मान लीजिए कि एक दवा 5% शो करे, दूसरी 10, लेकिन दोनों को मिला लिया तो इफेक्ट हो गया 7%, यानी कि माइनस हो गया, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंटागोनिज्म। अब इसके अंदर भी देखिए बहुत सारे टाइप होते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब अगर ड्रग एफिकेसी और ड्रग पोटेंसी की बात करें तो यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक रिसेप्टर है, ठीक है। अब आपको पता है रिसेप्टर पे जब हमारी ड्रग बाइंड होती है तभी एक्शन शो करती है। अब मान लीजिए कि मान लेते हैं कि ये जो रिसेप्टर है ना, ये मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम अपना 80% कह सकते हो रिस्पॉन्स शो कर सकता है। तो कह सकते हो कि अगर कोई दवा है, ठीक है, और इस रिसेप्टर को मतलब कह सकते हो ये पूरा एक्टिवेट कर दे, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है कि जो एक दवा है वो अपना मैक्सिमम कितना रिस्पॉन्स दे सकती है। जैसे एक चीज समझिए, मान लेते हैं कि दो दवाएं हैं, ठीक है, एक दवा ये है, एक दवा ये है, और ये दोनों हमारा सेम काम करने वाली हैं, लेकिन जब हम लोगों ने इस दवा को जो है रिसेप्टर के साथ जो है बाइंड हुई, ठीक है, तो इसने रिसेप्टर को सिर्फ 50% एक्टिवेट किया, लेकिन जब ये दवा बाइंड हुई तो इसने रिसेप्टर को 80% एक्टिवेट कर दिया, जो कि इसका मैक्सिमम जो है कह सकते हो पोटेंशियल है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब कि जो हमारी दवा जो है कह सकते हो मैक्सिमम जो कितना रिस्पॉन्स शो कर सकती है। अब पोटेंसी की बात करते हो, देखिए पोटेंसी का मतलब है कि एक दवा मान लीजिए कि हम लोग को जो है कह सकते हो, हमें मान लो बुखार है, ठीक है, हमें मान लीजिए फीवर है, ठीक है। अब इस फीवर को ठीक करने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास दो दवाएं, एक है दवा एक्स, एक है दवा वाई। अब मान लेते हैं कि इस फीवर को ठीक करने के लिए अगर हमें एक्स की जो है 500 mg रिक्वायर्ड हो रही है, लेकिन वही अगर वाई की हम लोग जो है सिर्फ 50 mg खा ले रहे हैं तो भी हमारा सेम रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। मतलब एक्स दवा जो है 500 mg देने पर फीवर ठीक कर रही है और वाई दवा 50 mg में ही वही काम कर दे रही है, तो वाई दवा को हम लोग बोलेंगे पोटेंट, यानी कि वाई दवा क्या है, बहुत ही कम डोज में जो है अपना एक्शन शो कर दे रही है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब कि कितना कम अमाउंट हमें चाहिए होता है किसी भी रिस्पॉन्स को शो करने के लिए। बाकी नेक्स्ट हमारा आता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देखिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब यही है कि हम लोगों ने कोई दवा खाई, लेकिन हम लोगों ने जिस पर्पज के लिए खाई, ठीक है, उसकी बजाय उसने क्या हुआ, उसने कुछ हार्मफुल या फिर अनइंटेंडेड, यानी कि जो रिस्पॉन्स हमें नहीं चाहिए होता है वैसा रिस्पॉन्स अगर हमारी बॉडी में देखने को मिले तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है। बाकी देखिए ये रिएक्शन हमारी बहुत ही माइल्ड, मतलब कि हल्की फुल्की भी हो सकती है और बहुत ही सीवियर भी हो सकती है। हो सकता है कि हमें बहुत मेजर एलर्जी वगैरह हो जाए, कभी कभी जो है पेशेंट की लाइफ थ्रेट भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फार्माकोविजिलेंस। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस का मतलब है कि हमारा, देखिए फार्माकोविजिलेंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई दवा है, ठीक है, अब कोई दवा जब मार्केट में चली गई तो मार्केट में जैसे दवा, पहली बात तो मार्केट में जाने से पहले उस पर बहुत सारी रिसर्च होती है, बहुत सारे उस पर ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ह्यूमंस को दी जाती है, तब जाके दवा मार्केट में जाती है। लेकिन देखिए मार्केट में जाने के बाद भी ऐसा हो सकता है ना कि दवा जो है हो सकता है कुछ टाइम के बाद जो है कह सकते हो कुछ लोगों को हार्म करना शुरू कर दे। तो देखिए होता क्या है ना कि दवा मार्केट में जाने के बाद भी ना पूरे टाइम दवा की मॉनिटरिंग करी जाती है। तो वो जो मॉनिटरिंग होती है और जो डाटा हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करते हैं कि किस तरीके से दवा जो है कह सकते हो मार्केट में जाने के बाद उसने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया, तो वो सारी चीजें हमारी फार्माकोविजिलेंस के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग। देखिए क्लिनिकल ट्रायल का मतलब है कि जब भी हम लोग कोई नई दवा बनाते हैं और उस नई दवा को फाइनली जब हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस पे टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब कि जब भी हम लोग दवा को जो है कह सकते हो दवा की टेस्टिंग ह्यूमंस पर परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। अब इसके बहुत सारे फेज होते हैं, ठीक है, फेज 0, फेज 1, 2, 3, 4। तो इसमें अगर हम लोग फेज 0 की बात करते हैं तो देखिए फेज 0 क्या होता है कि इसमें ना जैसे कोई नई दवा जब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी बहुत ही कम डोज, बहुत ही कम डोज जो है अपने कुछ बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स पर ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, तो ये होता है फेज 0। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने अभी देखा था कि फेज 0, 1, 2, 3, 4, तो जब फेज 0 पास होता है तो 1 में जाती है, 1 पास होता है तो 2 में, इस तरीके से हमारे बहुत सारे कह सकते हो फेज होते हैं, तब जाके दवा हमारी मार्केट में जाती है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। अब देखिए रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर का क्या मतलब है, जैसे देखिए एक चीज आप लोग समझिए, जैसे भाई कोई भी दवा है, ठीक है, कोई भी दवा है तो वो क्या होता है, वो काम तभी करती है जब अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है। अब मान लीजिए किसी केस में क्या हो कि जो दवा का रिसेप्टर है, ठीक है, अब देखिए एक चीज समझिए कि दवा कभी भी हमारी बॉडी में कोई एक्शन नहीं शो करती है, बल्कि यही रिसेप्टर पे जब बाइंड होती है और रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तभी हमारी बॉडी में रिस्पांस देखने को मिलता है। तो अब एक बात बताइए, मान लीजिए किसी केस में ऐसा हो जाए कि ये रिसेप्टर हमारा काम का ही ना रहे, मतलब ये रिसेप्टर कह सकते हो, मान लेते हैं कि ये 80% अपना मैक्सिमम रिस्पांस दे सकता है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो घट जाए और ये 40% ही रिस्पांस दे पाए, मतलब कि चाहे जितना दवा इस पर लाके बाइंड कर दो लेकिन ये जो है अपना मैक्सिमम रिस्पांस दे ही नहीं पा रहा है, मतलब इसकी एक्टिविटी सप्रेस हो गई है। तो उस टाइम उस केस में क्या होगा, उस केस में हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि इस रिसेप्टर की एक्टिविटी दोबारा से नॉर्मल पे आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसेप्टर की कह सकते हो प्रॉपर्टी के साथ जो है कह सकते हो थोड़ा सा छेड़छाड़ कर रहे हैं, मतलब कि उसको रेगुलेट कर रहे हैं। यानी कि देखिए रेगुलेशन का मतलब है, मान लीजिए कोई रिसेप्टर है, अगर वो अपने मैक्सिमम रिस्पांस का जो है कम रिस्पांस दे रहा हो तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके, ठीक है, फिर से इसको वापस पहले जैसा करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी रेगुलेशन में आ जाती हैं। अब देखिए रेगुलेशन दो टाइप का हो सकता है, पहला हो जाता है अप रेगुलेशन। अप रेगुलेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई रिसेप्टर की एक्टिविटी लो हो जाती है तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, या तो रिसेप्टर के नंबर्स बढ़ा देते हैं या तो जो रिसेप्टर की एक्टिविटी लो हुई है उसकी सेंसिटिविटी को दोबारा से नॉर्मल कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अप रेगुलेशन। लेकिन देखिए एक दूसरा हमारा डाउन रेगुलेशन भी होता है। डाउन रेगुलेशन क्या होता है कि कभी कभी रिसेप्टर ना कुछ ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब कि जितना रिस्पॉन्स नहीं चाहिए उससे ज़्यादा ही देने लग जाते हैं। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, रिसेप्टर के नंबर या फिर सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं डाउन रेगुलेशन। तो ये हो जाता है रिसेप्टर रेगुलेशन। और यहाँ पे यूनिट 2 भी हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। तो यूनिट 3 में सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर। तो देखिए भाई ये दोनों हमारे जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है, और ये दोनों हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे देखिए ये दोनों सिस्टम हमारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, अपने आप हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जैसे भाई हार्ट रेट हो गया, इस पर हमारा कोई कंट्रोल थोड़ी है, लेकिन देखिए जस्ट अपोजिट काम करते हैं। मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, तो पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को कम करता है। ब्रोंकस में क्या करता है, सिंपैथेटिक इसको डायलेट करता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो देखिए जस्ट अपोजिट रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। देखिए अब यहाँ पर हमारा जो है आ जाता है न्यूरॉन्स। तो देखिए जो हमारे न्यूरॉन्स है ना, तो जब ये न्यूरॉन्स क्या होता है भाई, न्यूरॉन्स हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपस में कह सकते हो कनेक्टेड होते हैं। तो ये न्यूरॉन्स जो है कह सकते हो एक दूसरे से किस तरीके से कॉन्टैक्ट करते हैं, किस तरीके से सिग्नल हमारी, जैसे आपको पता है हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कर रहा है, हमारा दिमाग हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और कर कैसे रहा है भाई, कर इन न्यूरॉन्स के थ्रू रहा है। मतलब ये न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं और इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये जो न्यूरॉन्स है किस तरीके से यहाँ पे न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा कह सकते हो ब्रेन जो है सिग्नल भेजता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। बाकी यहाँ पे इसको हम लोगों ने डिटेल में कवर किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। अब देखिए सिंपैथोमाइमेटिक का मतलब है कि ऐसी दवाएं जो कि हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के एक्शन को बढ़ाने का काम करती हैं, फिर उसी के जैसा काम करती हैं, तो उन दवाओं को बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक। देखिए माइमेटिक का मतलब होता है कॉपी करना, मिमिक करना, है ना, और सिंपैथो का मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम। तो जब भी होता क्या है, कभी कभी हमारी बॉडी का जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो थोड़ा काम करना बंद कर देता है या फिर अच्छे से नहीं काम कर रहा होता है। तो उस टाइम हम लोग ऐसी दवाएं देते हैं जो कि इस सिस्टम को जो है दोबारा से एक्टिवेट करने का काम करती हैं। तो उन दवाओं को हम लोग बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग। अब इसके अंदर हमारी कह सकते हो नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फिनाइल्फ्रिन, ये सारी हमारी ड्रग देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सिंपैथोलाइटिक। अब देखिए ये जस्ट अपोजिट होता है। सिंपैथोमाइमेटिक मतलब ऐसी दवाएं जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करें। सिंपैथोलाइटिक का मतलब है ऐसी दवाएं जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम को सप्रेस करें, मतलब कि उसकी एक्टिविटी को कम कर दें। अब कभी कभी क्या होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, तो उस टाइम हमें चाहिए होता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाए, तो वहां पे हम लोग देते हैं सिंपैथोलाइटिक। अब इसको हम लोग यहाँ पे देखिए बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे इसको हम लोग यहाँ पे एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट या फिर एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए सिंपैथेटिक सिस्टम को हम लोग एड्रेनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं, तो इसीलिए इनका ये नाम भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये एड्रेनर्जिक सिस्टम के अपोजिट काम करती हैं, ठीक है। बाकी देखिए ये मेनली क्या करती है कि हमारा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के इफेक्ट को यहाँ पे ब्लॉक करती हैं, जो कि हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। आई होप कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़े होंगे ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एसिटाइलकोलिन के बारे में। तो देखिए अब ये एसिटाइलकोलिन क्या होता है। अब देखिए हम लोगों ने अभी दो सिस्टम देखे, एक देखे सिंपैथेटिक, एक देखे पैरासिम्पैथेटिक। अब एक चीज समझिए कि इन दोनों सिस्टम में ना हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि अपना एक्शन शो करते हैं। जैसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम क्या है, हार्ट रेट को कम करना, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करना, डाइजेशन को बढ़ाना, लेकिन ये सब काम करता कौन है, करता है हमारा एसिटाइलकोलिन, ठीक है। मतलब कि
पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जो ये सब काम है ना, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के फंक्शंस है उनको परफॉर्म कौन कर रहा है, हमारा ये एसिटाइलकोलिन कर रहा है। तो एसिटाइलकोलिन हमारा वो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है कोलिनर्जिक सिस्टम में, जो कि यहाँ पे हमारे कह सकते हो जो भी काम होते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के उनको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी ये हमारा मसल्स एक्टिवेट करता है, इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करता है और ब्रेन फंक्शंस को सपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था डिफाइन पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो देखिए पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को जो है मिमिक करती हैं। यानी कि देखिए अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या देखा था, सिम्पैथोमाइमेटिक, ये हमारी वो दवाएं थी जो कि सिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने वाली दवाएं, सिंपल है। अब इसके अंदर हमारा एसिटाइलकोलिन आ गया, कार्बोक्सिल आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। अब देखिए ये जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है इसको हम लोग कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो अब इसको रोकने वाली जो दवाएं होती हैं, मतलब कि इसके एक्शन को कम करने वाली जो दवाएं होती हैं वो होती है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। अब इनको हम लोग कोलिनोलाइटिक्स, एंटी कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, बहुत सारे अलग अलग नाम से जानते हैं, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के बारे में। अब देखिए ये एक चीज समझिए, हमारी बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मतलब कि जो हमारी हाथों के अंदर है, ठीक है, हम लोग जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये जो मेरा हाथ है, ठीक है, ये जो हम लोग मूवमेंट करते हैं ना, हाथों को खोलते हैं, बंद करते हैं, मोड़ते हैं, ठीक है, ये सारे जो मूवमेंट होते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन से ही हमारी बॉडी में हमारे मसल्स जो है स्केलेटल मसल्स के अंदर मूवमेंट होती है। तो अब देखिए मान लीजिए किसी कंडीशन में अगर मान लीजिए हमारी मसल्स को जो है थोड़ा सा रिलैक्स करना हो, देखिए एक चीज़ समझिए, जब हमारी मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो भाई देखिए अब इनका रिलैक्स होना भी तो जरूरी है। मान लीजिए मैंने ऐसे तो कर लिया, लेकिन अगर मैं ऐसा कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं ऐसे ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, हम मसल्स को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे तब भी तो हमारे लिए भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जब भी मसल को रिलैक्स करने के लिए जो भी प्रोसेस होती है उनको बोलते हैं मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मसल को रिलैक्स कौन करता है, जैसे ये जो हमारा न्यूरॉन है ना, यही हमारा कह सकते हो मतलब हमारा जो ब्रेन है वही हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। और मसल रिलैक्सेशन में अपना सबसे मेजर रोल कौन प्ले करता है, ठीक है, अपना हमारा एसिटाइलकोलिन, सॉरी मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे मेजर रोल प्ले करता है एसिटाइलकोलिन। तो अगर हम लोग इस एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर दें तो क्या होगा भाई, मसल्स यहाँ पे रिलैक्स हो जाएंगी। तो मसल रिलैक्सन क्या होते हैं, हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन को रोकती हैं बाई एक्टिंग एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए न्यूरोमस्कुलर का मतलब है न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में जो जंक्शन होता है वहां पर एक्शन करके अपना जो है कह सकते हो अपना एक्शन शो करती है। अब यहाँ पर देखिए ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स और डायरेक्टली एक्टिंग। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें अपने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में, तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स का मतलब है कि हमारे देखिए हमारे वो एजेंट्स जो कि न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में जो भी जंक्शन है उसको यहाँ पे ब्लॉक करते हैं। ठीक है, बाकी देखिए ये मेनली क्या करते हैं, ये हमारा मेनली इसका यूज हम लोग जो है सर्जिकल प्रोसीजर में करते हैं। देखिए सर्जिकल प्रोसीजर में क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए भाई जब भी सर्जरी हो रही है तो वहाँ पे क्या चाहिए कि भाई पेशेंट जो है मूवमेंट ना करे, ठीक है, वो अपने हाथों को ऐसा ना हो कि वो स्केलेटल मसल्स को हिलाना चालू कर दे, है ना। तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसी दवाएं देते हैं जो कि थोड़ा सा मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं। बाकी ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, नॉन डिपोलराइजिंग, डिपोलराइजिंग, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में। अब देखिए लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि किसी पार्टिकुलर हमारी बॉडी के किसी पार्टिकुलर एरिया में एनेस्थीसिया कॉज करती हैं। एनेस्थीसिया का क्या मतलब है, एनेस्थीसिया का मतलब है लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी कि देखिए मतलब सिंपल सा हिंदी में बोलते हैं सुन्न कर देना। ठीक है, जैसे कभी किसी का ऑपरेशन होता है तो क्या होता है भाई, ऑपरेशन करने से पहले उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसको बिल्कुल भी दर्द ना हो, है ना। लेकिन देखिए अब यहाँ पे एनेस्थीसिया दो टाइप का होता है, एक होता है लोकल, एक होता है जनरल। लोकल का मतलब है कि मान लीजिए कि किसी के दांतों का ऑपरेशन करना है, ठीक है, किसी के दांत, मान लीजिए किसी के दांत निकालने हैं, टूथ एक्सट्रैक्शन करना है, तो भाई वहाँ पे क्या हम लोग ऐसी दवा देंगे कि उसकी पूरी बॉडी ही जो है एनेस्थेसाइज हो जाए। हम लोग वहाँ पे पूरी बॉडी को तो एनेस्थेसाइज नहीं करेंगे, हम लोग यही तो कोशिश करेंगे कि जिस जगह पे हमें ऑपरेशन करना है बस उस जगह पे क्या हो, उस जगह पे जब ऑपरेशन कर रहे हो तो दर्द ना हो। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग ऐसी दवाएं देते हैं जो कि किसी पार्टिकुलर जगह पे जाके एनेस्थीसिया कॉज करती हैं, तो इन्हीं दवाओं को बोलते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। बाकी देखिए अपना काम कैसे करते हैं, देखिए एक चीज आप लोग समझिए, हमें दर्द का एहसास तब होता है जब यहाँ पे मतलब देखिए वैसे बहुत सारे पाथवे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कह सकते हो अगर हमें पेन मतलब मान लो हमें दर्द का एहसास करना है, ठीक है, तो उसके लिए पेन सिग्नल्स चाहिए होंगे, और इन पेन सिग्नल्स को पहुंचाने के लिए, ठीक है, हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन वो काम कैसे करता है, जब यहाँ पे जो हमारा सोडियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, तो जब यहाँ पे सोडियम क्या होता है, सोडियम यहाँ पे जब एंटर करता है हमारे कह सकते हो
हमारी बॉडी में जब सोडियम एंटर करता है ना, तभी हमारा कह सकते हो पेन का पाथवे स्टार्ट होता है। मतलब कि अब इसके बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतना समझो कि जब हमारी बॉडी में सोडियम एंट्री करता है, ठीक है, तभी हमारी बॉडी में कह सकते हो पेन का पाथवे स्टार्ट होता है। तो अगर हम लोग किसी तरीके से एक पार्टिकुलर जगह पे सोडियम को एंट्री करने से ही रोक दे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे हमारा जो है कह सकते हो अगर सोडियम एंट्री नहीं किया तो हमारा पेन वाला जो पाथवे वो स्टार्ट ही नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे पेन नहीं फील करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो लोकल एनेस्थेटिक हैं ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे कह सकते हो इस सोडियम चैनल पर जाके बाइंड हो जाते हैं और यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखिए जो लोकल एनेस्थेटिक है ये क्या करते हैं, ये जो है नीचे आते हैं, मतलब कह सकते हो हमारी सेल के अंदर आके और सोडियम चैनल को ही ब्लॉक कर देते हैं। अब जब सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाता है तो सोडियम क्या होता है, जो हमारा सिग्नल है, ठीक है, वही ब्रेन तक लेके जाता है। तो जब सोडियम आएगा ही नहीं तो सिग्नल लेके नहीं जा पाएगा, तो जब सिग्नल नहीं लेके जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो है कह सकते हो हमें पेन का एहसास नहीं होगा शॉर्ट टाइम के लिए। बाकी देखिए इफेक्ट हमारा टेम्परेरी होता है और टाइम के साथ हमारा यहाँ पे चला जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाई एड्रेनालिन यूज्ड विद लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, जो लोकल एनेस्थेटिक है ना उनके साथ जो है ज़्यादातर हम लोग प्रीफर करते हैं एड्रेनालिन ड्रग को देना, क्योंकि ये लोकल एनेस्थेटिक के इफेक्ट को प्रोलॉन्ग करती है, मतलब ज़्यादा देर तक रोक के रखती है और ब्लीडिंग को रिड्यूस करती है और एब्जॉर्प्शन और साइड इफेक्ट को भी यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट करती है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने मायस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। देखिए मायस्थेनिया ग्रेविस का मतलब है, इसमें क्या होता है ना, इसमें हमारी स्केलेटल मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलती है, मतलब कि कह सकते हो हमें बहुत कमजोरी देखने को मिलती है। और ये बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी में जो एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, ये हमारा जो है कह सकते हो थोड़ा सा कम हो जाता है। एसिटाइलकोलिन ही हमारी बॉडी में कह सकते हो थोड़ा बहुत मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जब ये कम हो जाता है तो हमें बहुत ही वीकनेस फील होती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्लाउकोमा। देखिए ग्लाउकोमा का मतलब है यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा आंखों के अंदर होती है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, मतलब ये आई के अंदर हमारा जो ऑप्टिक नर्व्स है, ठीक है, वो यहाँ पे डैमेज हो जाता है और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारा विजन लॉस हो सकता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे पेशेंट यहाँ पे विजन लॉस कर सकता है, ठीक है, अगर इसको जल्दी ट्रीट नहीं किया गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एड्रेनालिन के बारे में। तो देखिए एड्रेनालिन की सिंथेसिस कैसे होती है। जो हमारा एड्रेनालिन है, ठीक है, एड्रेनालिन है, इसको हम लोग एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं और ये हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। बाकी देखिए ये हमारा बनता है किससे, बनता है नॉर एड्रेनालिन से। और नॉर एड्रेनालिन कैसे बनता है, डोपामिन से। डोपामिन कैसे बनता है, डोपा से। डोपा कैसे बनता है, टायरोसिन से। यानी बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि टायरोसिन से हमारा एड्रेनालिन बनता है बहुत सारे वेरियस स्टेप्स के थ्रू। और स्टोरेज की बात करें तो ये हमारा क्रोमैफिन ग्रेन्यूल्स के अंदर स्टोर होता है। और रिलीज की बात करें तो देखिए जब भी हमारी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान या फिर बहुत ज़्यादा कह सकते हो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब हमें किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, ठीक है, फिर तो उस टाइम हमारी बॉडी में एड्रेनालिन जो है रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें डिफाइन एंड क्लासिफाई न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब कि हमारे वो केमिकल मैसेंजर जो कि हमारे ब्रेन से सिग्नल लेके जाते हैं हमारी बॉडी तक। मतलब कि देखिए जो हमारा दिमाग है ना, इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अब देखिए ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप से हो सकता है। एक तो हो गया केमिकल नेचर, मतलब कि किस नेचर का है, तो कुछ हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ हमारे अमाइंस नेचर के होते हैं, कुछ पेप्टाइड्स नेचर के होते हैं और इसके अलावा कुछ अदर्स नेचर के होते हैं। और अगर हम लोग फंक्शन के बेसिस पे बात करें तो देखिए कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो जब भी रिलीज होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी को एक्साइट करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में एक्साइटेटरी फंक्शन शो करते हैं। यानी हमारी बॉडी में कह सकते हो हमें बहुत ज़्यादा जॉय फील होगा, हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। और कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हो जो कि बहुत हमारी बॉडी को मतलब कह सकते हो इनहिबिट कर देते हैं, मतलब हमारे बॉडी के मतलब कह सकते हो हमें बॉडी बहुत सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। हमें जैसे स्पेशली जैसे सोना होना जब होता है तो हमें इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट होती है, और जब हमें बहुत ज़्यादा वर्क करना होता है तो हमें एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए होते हैं। तो ये सारे हमारा कह सकते हो न्यूरोट्रांसमीटर्स का ही खेल होता है। यानी जब भी हम लोग बहुत ही लो फील कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा होता है, और जब भी हम लोग बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट डू यू मीन बाय को ट्रांसमिशन। अब देखिए को ट्रांसमिशन का मतलब है कि जब भी हमारा कोई न्यूरॉन यहाँ पे दो या दो से ज्यादा टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर को एक साथ ही रिलीज कर दे, ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं को ट्रांसमिशन, ठीक है। को मतलब कि एक साथ जो है दो न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होना। अब ये दोनों यहाँ पे सेम या फिर डिफरेंट रिसेप्टर पे जो है एक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी यूनिट 3। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। तो यूनिट 4 में सबसे पहला क्वेश्चन आता है जनरल एनेस्थेटिक। तो देखिए अब यहाँ पे वही चीज आ गई, जनरल का मतलब हमारा ऐसा एनेस्थीसिया जो कि पूरी बॉडी को एनेस्थेसाइज कर देता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेशेंट जो है बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद क्या होता है, उसको दर्द का एहसास नहीं होता है। तो भाई देखिए जब भी बहुत ही मेजर सर्जरी करनी होती है, ठीक है,
तो वहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और लोकल एनेस्थीसिया मतलब कि ये किसी पार्टिकुलर एरिया में जो है सेंसेशन को लॉस करता है। अब प्री एनेस्थेटिक एजेंट देखिए क्या होते हैं, हमारे ऐसे एजेंट जो कि एनेस्थेटिक एजेंट को देने से पहले दिए जाते हैं ताकि एनेस्थेटिक एजेंट अपना काम और अच्छे से कर सकें। मान लीजिए हम लोग को जो कोई जनरल एनेस्थीसिया देना है और हमें चाहिए कि भाई ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक अपना एक्शन शो करे, तो हम लोग कुछ ऐसी दवाएं देते हैं जो कि इसके एक्शन को कह सकते हो सपोर्ट करती हैं या फिर बढ़ा देती हैं, तो उन्हीं एजेंट्स को बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स। बाकी देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे कुछ इन सारे ड्रग्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्क्राइब यूजेज ऑफ डाइसल्फिराम। अब देखिए डाइसल्फिराम हमारी वो ड्रग है जो कि कह सकते हो अल्कोहल डिपेंडेंस को ट्रीट करने में यूज करी जाती है। मतलब कि अगर कोई जो है ऐसा पेशेंट है जिसको अल्कोहल यानी कि शराब दारू की बहुत ज़्यादा जो है लत लग चुकी है, तो वहाँ पे उसकी अल्कोहल को छुड़वाने के लिए हम लोग जो है डाइसल्फिराम का यूज़ कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए, जैसे कोई अल्कोहल अगर कोई पेशेंट पीता है, जैसे कोई अल्कोहल ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, तो भाई वो ड्रिंक करने के बाद क्या होता है, उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है, ठीक है, उसको बहुत ही मतलब एक अपनी ही दुनिया में खो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसको मजे आ रहे होते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जो अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल जब नॉर्मल पाथवे के थ्रू अपना काम कर रहा होता है, ठीक है, तो देखिए नॉर्मली क्या होता है जब अल्कोहल हमारी बॉडी में जाता है तो अल्कोहल मेनली एथेनॉल के फॉर्म में जाता है। तो एथेनॉल जब हमारी बॉडी में जाता है तो एथेनॉल सबसे पहले कन्वर्ट होता है एसीटल्डिहाइड में, और एसीटल्डिहाइड फर्दर यहाँ पे कन्वर्ट होता है एसीटेट में, और ये एसीटेट फिर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो देखिए अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें क्या होगा, अल्कोहल हमारी बॉडी में जब जाता है तो कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, पेशेंट जो है बहुत ही इंजॉय कर रहा होता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी केस में ऐसा हो जाए कि जो एसीटल्डिहाइड है ना, ये अगर एसीटेट में ना कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और अगर ये एसीटल्डिहाइड में ही रह गया, तो ये एसीटल्डिहाइड ना हमारी बॉडी में बहुत ही अनप्लीजेंट इफेक्ट शो कर सकता है। मतलब ये ना पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा, उसको दर्द का एहसास होगा, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, ठीक है, उसको ऐंठन मरोड़े बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो भाई देखिए यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली डाइसल्फिराम क्या करता है, डाइसल्फिराम इस एसीटल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट होने से रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी पेशेंट यहाँ पे अल्कोहल को कंज्यूम करता है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। और जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है तो भाई क्या होता है, पेशेंट सोचता है कि अगर मैं अभी अल्कोहल को ड्रिंक करूँगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, तो धीरे धीरे फिर वो जो है ना चाहते हुए भी सोचता है कि चलो छोड़ो नहीं पीते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है डाइसल्फिराम की यूजेज। नेक्स्ट हमारा था सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन। अब देखिए अभी हम लोगों ने देखा था पेरीफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन, तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा स्केलेटल मसल है उसको रिलैक्स करने के लिए जब भी हम लोग यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करते हैं तो वो हो जाता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स या फिर पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए कि अगर हमें इस स्केलेटल मसल को रिलैक्स करना हो और अगर हम लोग डायरेक्टली ब्रेन यानी कि अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम कर दें, ठीक है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है कह सकते हो कमांड कर दें कि भाई तुम जो है ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ही ना करो जो कि इसको जो है कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट करें, तो वहाँ पे उन दवाओं को बोलते हैं सेंट्रली एक्टिंग। यानी कि ये क्या करती है, ये हमारी वो दवाएं हैं जो कि ब्रेन पर डायरेक्टली काम करती हैं, यानी ये ब्रेन को रोक देती हैं ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करने से जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गाबा। अब देखिए गाबा ना हमारा एक टाइप का इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है और ये क्या करता है भाई, ये हमारी बॉडी में कह सकते हो सप्रेशन कॉज करता है। यानी कि जब भी कह सकते हो हमारी बॉडी में हमें बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा होता है या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम हमारी बॉडी में गाबा जो है एक्टिवेट होता है। तो गाबा क्या होता है, गाबा हमारे न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, और ये काम कैसे करता है, ये अपना काम करता है जब ये गाबा रिसेप्टर बाइंड होता है। तो गाबा के दो रिसेप्टर होते हैं, गाबा ए गाबा बी, इन दोनों पे बाइंड करके अपना एक्शन शो करता है और इसको यहाँ पे कह सकते हो न्यूरॉन को यहाँ पे सप्रेस कर देता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो देखिए सिडेटिव हमारी वो दवाएं, देखिए सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स दोनों हमारी सेम दवाएं होती हैं, बस इनमें डोज में डिफरेंस होता है। मतलब अगर एक दवा का हम लोग बहुत ही कम डोज दे रहे हैं तो वो सिडेटिव हो गया और उसी दवा का ज़्यादा डोज दे रहे हैं तो वो हिप्नोटिक हो गया। अब सिडेटिव का मतलब है कि देखिए अगर कोई ऐसी दवा है, ठीक है, जिसको खाने पर आप लोग को कह सकते हो थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, ठीक है, एंजाइटी कम हो जा रही है, स्ट्रेस कम हो जा रहा है, तो वो हो जाता है सिडेटिव। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई दवा खाने पर आप लोग तुरंत ही सो जा रहे हो, ठीक है, तो वो हो जाता है हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स मतलब कि हमारी दवा का जब डोज हम लोग ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो है नींद यानी कि नींद की दवा की तरह काम करने लगती है। और अगर उसी दवा का कम डोज दे तो वो थोड़ा सा कह सकते हो एंजाइटी और स्ट्रेस से रिलीज करने का काम करती है। तो ये सिडेटिव हो गए, हिप्नोटिक हो गए, हालांकि दोनों में थोड़ी थोड़ी दवाएँ अलग भी होती हैं।
तो यहाँ पे यूनिट 4 भी कंप्लीट होती है और हम लोग बात करते हैं यूनिट 5 के बारे में। तो यूनिट 5 में सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है सीजोफ्रेनिया। अब देखिए सीजोफ्रेनिया हमारा जो है कह सकते हो माइंड की स्प्लिटिंग होती है, मतलब देखिए ये हमारा एक टाइप का साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, मतलब कि जो पागलपन की बीमारी होती है तो उसी का एक टाइप होता है सीजोफ्रेनिया। जिसमें क्या होता है, जिसमें जो हमारा पेशेंट है उसको ऐसी चीज़ें सुनाई और दिखाई देने लगती हैं जो कि रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। मतलब उसको सबसे पहली बात हेलुसिनेशन का मतलब ही होता है ऐसी चीज़ें सुनना या देखना जो कि रियल में ना एग्जिस्ट करती हो, और उसको डेल्यूजन हो जाते हैं, मतलब कि वो अपनी ही दुनिया में कह सकते हो खो जाता है, जो कि जो चीज़ें रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं ऐसी चीज़ें सोचने लगता है। बाकी ये जो है मैन में ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई लिवोडोपा गिवन विद कार्बिडोपा। अब देखिए एक हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामीन, ठीक है, डोपामीन के बारे में आप लोगों को जरूर पता होगा। तो देखिए अभी जो डोपामीन है ना, तो ये डोपामीन के बहुत सारे काम होते हैं, अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। तो अब देखिए मान लीजिए किसी केस में क्या हो कि अगर हमारी बॉडी में डोपामीन की कमी हो जाए तो अब इस डोपामीन को हम लोग बाहर से देंगे। लेकिन देखिए अगर हमें डोपामीन को बाहर से देना है तो बाहर से डोपामीन देने के लिए क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एक ड्रग यूज करते हैं लीवोडोपा, ठीक है, जो कि डोपामीन का प्रीकर्सर होती है, मतलब कि कह सकते हो आगे चल के यही लीवोडोपा डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है। और लीवोडोपा को डोपामीन में कन्वर्ट करने के लिए जो कह सकते हो एंजाइम चाहिए होता है, वो एंजाइम होता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज। यानी कि देखिए एक चीज समझिए कि अगर हमारे ब्रेन में, ठीक है, अगर हमारे ब्रेन में डोपामीन की कमी हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लीवोडोपा देते हैं। लीवोडोपा क्या करता है, ब्रेन में जाके कह सकते हो डोपा डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में लीवोडोपा से डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो हमारा काम बन जाता है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि डोपामीन की कमी ज्यादातर हमारे ब्रेन में होती है, और लीवोडोपा का जो हम लोग देते हैं तो ब्रेन से पहले भाई वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाता है। पेरिफेरल का मतलब है जैसे देखिए ये हमारा ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। अब इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जो बाकी जितना पार्ट होता है वो हो जाता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने दवा खाई, ठीक है, लीवोडोपा खाई, तो लीवोडोपा सबसे पहले हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे भी हमारा ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है ना, ये हमारे लीवोडोपा को ब्रेन में पहुंचने से पहले ही डोपामीन में कन्वर्ट कर देता है। अब एक चीज आप लोग समझिए, ये जो हमारा ब्रेन है ना, तो ब्रेन को लीवोडोपा तो क्रॉस कर सकता है, लेकिन डोपामीन ना डायरेक्टली ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। मतलब अगर ये जो लीवोडोपा है अगर ये ब्रेन में पहुंचने से पहले ही डोपामीन में कन्वर्ट हो गई तो फिर ये ब्रेन में नहीं पहुंचेगी, फिर हमारी ये किसी काम की नहीं रहेगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो लीवोडोपा हम लोग ले रहे हैं वो हमारे ब्रेन में जाने के बाद ही डोपामीन में कन्वर्ट हो। तो देखिए यहाँ पे डोपामीन को, ठीक है, लीवोडोपा को जो है कह सकते हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डोपामीन में पहले से कन्वर्ट होने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डोपामीन को जो है लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ देते हैं। अब ये कार्बिडोपा क्या करता है, ये कार्बिडोपा हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है यहां पर हमारे इस डोपा डी कार्बोक्सिलेज को ब्लॉक कर देता है। ब्रेन के अंदर कुछ नहीं करता है। देखिए ये जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज है ये दोनों जगह है, ब्रेन के अंदर भी है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डोपा डी कार्बोक्सिलेज को ब्लॉक कर देगा और सीएनएस में जो है कुछ भी नहीं करेगा। तो सीएनएस में क्या होगा भाई, ज्यादा से ज्यादा लीवोडोपा हमारी जो है पहुंच पाएगी और ज्यादा से ज्यादा हमारा जो है कह सकते हो हमें एक्शन देखने को मिलेगा। यानी लीवोडोपा एलॉन क्या होता है, एलॉन अगर हम लोग लीवोडोपा को देंगे अकेले तो ज्यादातर इसका हिस्सा जो है डोपामीन में पहले ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ही कम हिस्सा हमारा ब्रेन में पहुंच पाएगा। लेकिन अगर हम लोग कार्बिडोपा के साथ देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लीवोडोपा हमारी ब्रेन में पहुंचेगी और हमें जो है अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने अल्जाइमर डिजीज के बारे में। तो देखिए अल्जाइमर डिजीज हमारी ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स का डीजनरेशन हो जाता है। मतलब कि हमारे न्यूरॉन्स जो है कह सकते हो न्यूरॉन्स कह सकते हो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, पेशेंट की मेमोरी लॉस हो जाती है, मतलब कि वो सारी चीज़ उसकी यादाश्त जो है जाने लगती है। और बाकी देखिए अगर किसी पेशेंट की कंप्लीटली यादाश्त चली गई है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिमेंशिया। तो देखिए डिमेंशिया होने से पहले हमारी अल्जाइमर डिजीज होती है और अल्जाइमर डिजीज ही सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होती है डिमेंशिया का। अब देखिए इसके ट्रीटमेंट के लिए जो हमारी कुछ अप्रूव ड्रग है वो हमारी ये सारी हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स, जैसे कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस देखा हुआ है तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और फिर हमारी कुछ एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स भी इसके अंदर अभी हैं जो कि अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है लेकिन अभी अप्रूव नहीं हुई है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफाइड डिप्रेशन। अब देखिए डिप्रेशन का मतलब सिंपल सी बात है कि किसी की मेंटल हेल्थ अगर बहुत ज़्यादा लो चल रही है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी फील हो रही है तो हमारा डिप्रेशन हो जाता है। अब डिप्रेशन के भी बहुत अलग अलग टाइप होते हैं वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंटी मैनिक्स के बारे में। अब देखिए एक हमारी बीमारी होती है मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, ठीक है, या फिर मैनिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा
मैनिक डिप्रेसिव इलनेस होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, मतलब हद से ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है उसको, ठीक है। तो देखिए अब हद से ज़्यादा अगर कोई एक्साइटेड है तो वहाँ पर भाई वो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो उस हद से ज़्यादा एक्साइटमेंट को रोकने के लिए जो दवाएं हम लोग देखते हैं उनको बोलते हैं एंटी मैनिक्स। तो ये दवाएं हमारी जो है कह सकते हो एक्सट्रीम एक्साइटमेंट को रिड्यूस करती हैं, ओवर एक्टिविटी और इम्प्रेसिव और जो भी इरिटेबिलिटी होती है उन सबको यहाँ पे रिड्यूस करने का काम करती हैं। नेक्स्ट हमारा हैलुसिनोजेंस। देखिए हैलुसिनेशन का मतलब ही होता है ऐसी चीज़ें देखना है सुनना जो कि रियल में ना एग्जिस्ट करती हों। तो हैलुसिनोजेंस हमारे वो दवाएं होती हैं जो कि अगर कोई पेशेंट यहाँ पे खा ले तो उसको ऐसी चीज़ें सुनाई या दिखाई देंगी जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अब इसमें कुछ हमारी कॉमन हैलुसिनोजेंस की बात करें तो यहाँ पे नेचुरल में हमारे ये सारे हो गए, सिंथेटिक में हमारे ये सारे हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है न्यूट्रॉपिक्स। तो देखिए न्यूट्रॉपिक्स हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि पेशेंट की मेमोरी को बढ़ाने का काम करती हैं। मतलब मान लीजिए किसी को अगर कोई चीज़ अच्छे से याद वगैरह नहीं हो रही तो ये सारी दवाएं हमारी पेशेंट की मेमोरी को थोड़ा सा इंप्रूव करती हैं। ओपॉइड एनाल्जेसिक। देखिए एनाल्जेसिक का मतलब हमारी वो दवाएं जो कि हमारे बॉडी में पेन को जो है कह सकते हो कम करती हैं, मतलब कि हमें दर्द का एहसास नहीं होता है अगर हम लोग एनाल्जेसिक दवाएं खाते हैं। इनको पेन किलर बोल सकते हो। अब ओपॉइड एनाल्जेसिक का मतलब हमारे नशीले पेन किलर्स, यानी कि ऐसी दवाएं जो कि हमारे दर्द को कम करती हैं लेकिन नशीली होती हैं, मतलब उनको खाने के बाद हमें थोड़ा सा जो है कह सकते हो नशीला इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे ओपॉइड एनाल्जेसिक होते हैं और बाकी ये हमारे बॉडी में कुछ नेचुरल ओपॉइड्स होते हैं उनको मिमिक करते हैं। अब ओपॉइड एंटागोनिस्ट की बात करें तो मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई ऐसी दवा दी, ठीक है, जो कि ओपॉइड एनाल्जेसिक है, तो ये क्या करेगा भाई, ये हमारी ये कह सकते हो पेन को कम करेगा लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो है एक नशीला इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए अगर ये कुछ ज़्यादा हो जाए तो तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग ओपॉइड एंटागोनिस्ट देंगे। मतलब ये हमारी वो दवाएं होती हैं जो कि ओपॉइड एनाल्जेसिक के इफेक्ट को यहाँ पे रोकने का काम करती हैं, ब्लॉक करने का काम करती हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट द रोल ऑफ डोपामिन ऑन सीएनएस। तो देखिए जो डोपामिन है भाई ये हमारा बहुत ही मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और ये हमारा बहुत से काम करता है। सबसे पहली बात ये हमारी बॉडी के मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है, जो हम लोग चलते फिरते हैं उनको भी कंट्रोल करता है डोपामिन। फिर ये हमारी बॉडी में रिवार्ड, मतलब कि भाई देखिए डोपामिन आपको पता है, डोपामिन आजकल बहुत फेमस है कि डोपामिन हमारी बॉडी में कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, मतलब कि हम सभी लोग क्या करते हैं बहुत ही डोपामिन को जो है कह सकते हो चेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी जैसे कि अगर हमारी बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, ठीक है, मतलब कि हमें जो है कह सकते हो एक रिवॉर्ड टाइप की फील होती है। और बाकी देखिए डोपामिन हमारी बॉडी में जो है मेमोरी और अटेंशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अलावा फीमेल्स में, ठीक है, जो मिल्क जो है इजैकुलेशन और मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जब भी फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल यहाँ पे बेबी को, ठीक है, मिल्क यहाँ पे उनकी फीमेल्स में यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन में भी हमारा प्रोलैक्टिन जो है प्रोलैक्टिन हमारा हार्मोन होता है जो कि फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन करता है, तो उसको रेगुलेट करने में भी हमारा डोपामिन अपना रोल प्ले करता है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ड्रग एडिक्शन। देखिए ड्रग एडिक्शन सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमें किसी दवा की आदत हो जा रही है, ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे चाह के भी उसको जो है जल्दी कह सकते हो छोड़ नहीं पा रहे हैं, जबकि हमें पता है कि वो हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है। मान लीजिए कि जैसे अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल है, सिगरेट है, तो हर किसी को पता होता है कि भाई वो अच्छी नहीं है, लेकिन अगर उसकी आदत लग जाए तो वहाँ पे वो छोड़ नहीं पाता है पेशेंट, तो उसी चीज़ को बोलते हैं ड्रग एडिक्शन। अब ड्रग अब्यूज का मतलब क्या है कि देखिए ड्रग अब्यूज का मतलब है जैसे हम लोगों ने क्या देखा, ओपॉइड एनाल्जेसिक। ओपॉइड एनाल्जेसिक हमारी ऐसी दवाएं हैं जो कि थोड़ा सा दर्द को कम करती हैं लेकिन नशीली होती हैं। तो देखिए वैसे उसका काम क्या है, काम उसका है एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर का। लेकिन अगर मान लीजिए उसको कोई पेशेंट यहाँ पे इसलिए कंज्यूम करे कि उसको नशा हो, ठीक है, वो अपनी दुनिया में खो जाए, तो वो हो गया ड्रग अब्यूज। यानी कि ड्रग अब्यूज का मतलब है कि इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ अ ड्रग फॉर नॉन मेडिकल पर्पज। यानी कि देखिए ओपॉइड एनाल्जेसिक का असल में काम क्या होना चाहिए कि अगर किसी को दर्द है तभी वो दवा ले, लेकिन मान लीजिए बिना दर्द के भी सिर्फ थोड़ा सा नशे के लिए, थोड़ा सा मूड रिलैक्सेशन के लिए अगर वो दवा यूज कर रहा है तो वो हो जाता है ड्रग अब्यूज, यानी कि किसी दवा का गलत यूज करना। ड्रग डिपेंडेंस हमारा हो जाता है कि भाई देखिए ड्रग एडिक्शन और ड्रग डिपेंडेंस थोड़ा मिलते जुलते टर्म है। अब ये समझिए ड्रग एडिक्शन मतलब थोड़ा सा लो है, ड्रग डिपेंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा हाई, मतलब कि अब यहाँ पे तो पेशेंट को आदत लग चुकी है, अब यहाँ पे वो दवा को बिल्कुल छोड़ ही नहीं पा रहा है। अगर उसने गलती से भी दवा को छोड़ा ना तो छोड़ने के बाद उसको साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। मतलब जैसे कुछ लोगों में बोला जाता है ना कि चाय पीने की बहुत आदत लग जाती है तो चाय नहीं पीते तो उनका सर दर्द होने लगता है। तो हालांकि उसको ड्रग डिपेंडेंस नहीं बोलेंगे, बट एक एग्जांपल के लिए आप लोग समझिए कि ऐसी आदत लग जाना किसी दवा की कि अगर वो दवा छूटी तो पेशेंट को प्रॉब्लम होने लग जाएगी, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम हमारी साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। मतलब हो सकता है कि दवा को छोड़ने के बाद उसको बहुत ज़्यादा नॉजिया, ट्रिमर्स वगैरह आ जाए, ठीक है, और हो सकता है कि मतलब कि वो अपने आप को बिल्कुल अंदर से कंट्रोल ना कर पा रहा हो, ठीक है, कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। और फिर हमारा फाइनली लास्ट क्वेश्चन आता है ड्रग टॉलरेंस का। तो देखिए ड्रग टॉलरेंस का मतलब है कि ऐसी कंडीशन, ठीक है, जहाँ पे क्या हो कि
देखिए टॉलरेंस को बिल्कुल ऐसा समझिए कि जैसे कोई इंसान जब स्मोकिंग करना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, स्टार्टिंग में एक सिगरेट से भी उसको जो है कह सकते हो मन भर जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि अब वो दिन की जो है एक डिब्बी खत्म करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तब भी यहाँ पे उसको जो है कह सकते हो वो इफेक्ट नहीं मिलता है जो पहले उसको एक सिगरेट में ही मिल जाता है। जैसे सिगरेट में क्या होता है, निकोटिन होता है, और निकोटिन क्या होता है, ब्रेन को रिलैक्स करता है, इसीलिए सिगरेट पीने वालों को थोड़ी देर के लिए रिलैक्समेंट महसूस होती है। लेकिन जो रिलैक्समेंट उनको पहले एक सिगरेट से महसूस हो जा रही थी, अब उसी रिलैक्समेंट के लिए, ठीक है, उस रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है, उनको जो है कम से कम 2 या 3 सिगरेट जो है कंज्यूम करनी पड़ रही है। तो ये हो जाता है ड्रग टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कि यहाँ पे कह सकते हो पहले कोई दवा बहुत ही कम डोज में अपना इफेक्ट शो कर दे रही थी, लेकिन अब उसी इफेक्ट को पाने के लिए उसी दवा की बहुत ज़्यादा डोज देनी पड़ रही है। तो ये हो जाता है ड्रग टॉलरेंस। तो यहाँ पे ये हो जाता है हमारे यहाँ पे फार्माकोलॉजी के 2 मार्क्स क्वेश्चंस। और यहाँ पे आई नो काफ़ी लेंथी वीडियो थी बट बहुत सारे क्वेश्चन थे। आई थिंक ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने जो है 70 क्वेश्चंस कवर किए हैं, 70 to 80। तो आई होप कि आप लोगों का एक रैपिड रिवीजन भी यहाँ पे हो गया होगा। बाकी इसकी नोट्स हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा जो है 4th सेमेस्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। बाकी कुछ और बात होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।